तो हम कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था, चैप्टर 5। हमने इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, हमने शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, हमने स्वेट इक्विटी पे छोड़ा था। तो स्वेट इक्विटी के पहले जो भी टॉपिक्स हैं हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है इससे पहले वाला पार्ट 1, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप इसको 1.5 या फिर 1.75 करके देख सकते हैं। 2 थोड़ा फास्ट हो जाता है, पर इट्स अप टू यू, आपको जैसे देखना है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो विद दैट अब हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द एम्प्लॉइज मे बी कंपनसेटेड इन फॉर्म ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको कंपनसेट करा जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, स्वेट का क्या मतलब होता है, जो कंपनी को आपने अपना हार्डवर्क और सब आपने कंट्रीब्यूट जो करा है कंपनी के ऑब्जेक्टिव में या कंपनी के लिए जो आपने अपना काम करा है, तो इट रिकॉग्नाइजेस, इट सिग्निफाइज द स्वेट। मतलब स्वेट आपने दिया है कंपनी को, आपने काम करा है उनके लिए। तो इट्स लाइक आपने जो काम करा है, आपने जो उन्हें प्रोवाइड करा है, आपने जो सर्विसेज दी है, आपने जो काम करा है उनके लिए, आप वो उनको रिटर्न कर रहे हैं विथ स्वेट इक्विटी शेयर्स। मतलब आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देने के लिए, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इसके लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं। और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मतलब हमने कंपनी को इतना कुछ टाइम दिया, हमारा काम करा हमने इतना कंपनी के लिए, हमें क्या मिला, तो सैलरी तो मिलती है एम्प्लॉयज को और उन्हें इक्विटी शेयर्स मिल जाते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, वो होते हैं डिस्काउंट पे मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फेयर वैल्यू होगी शेयर की 100, तो एम्प्लॉयज को मिल जाएगा वो 80 में या फॉर से 70 में। तो ऐसे डिस्काउंट में मिल जाते हैं शेयर्स, तो उनको एक लगता है कि हाँ कंपनी हमारे लिए तो कुछ कर रही है। सेकेंड है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब ये आपको कंसिडरेशन अदर देन कैश भी मिल सकती है, जैसे कि कुछ कुछ चीजें, प्रोवाइडिंग नो हाउस, आपने प्रोवाइड करा है नो हाउस, मेकिंग अवेलेबल राइट इन नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वैल्यू एडिशंस, ऐसी चीजों के लिए भी आपको शेयर्स मिल सकते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अब ऑडिटर को क्या वेरीफाई करना है स्वेट इक्विटी शेयर्स के रिलेशन में, क्या वेरीफाई करना है ऑडिटर को। तो सबसे पहले आता है उसमें, द इशू इज ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी। अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, हम कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, एक होता है रेजोल्यूशन जो पास होता है जनरल मीटिंग में, और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको ज्यादा मेजोरिटी चाहिए होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल रेजोल्यूशन, तो इसलिए उसको स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द रेजोल्यूशन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर्स, द करंट मार्केट प्राइस, द कंसिडरेशन इफ एनी, एंड the class or classes of directors or employees to whom such equity shares are to be issued। मतलब उसमें सारे particulars दिए होने चाहिए। अब next है D, where the equity shares of the company are listed on recognized stock exchange, the sweat equity shares are issued in accordance with the regulations made by the Securities Exchange Board (SEBI) in this behalf, and if they are not so listed, the equity shares are issued in accordance with such rules as may be prescribed। मतलब रूल्स के हिसाब से, सेबी की रेगुलेशंस के हिसाब से प्रेस्क्राइब हुए कि नहीं, जो भी लिमिटेशंस है, राइट्स है, जो भी मिले हैं प्रोविजन के हिसाब से, सब कुछ देखना होता है ऑडिटर को। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिडक्शन इन कैपिटल। अब रिडक्शन इन कैपिटल का क्या मतलब होता है, रिडक्शन इन कैपिटल का मतलब होता है जब आपकी कंपनी अच्छा नहीं कर रही होती है, आपकी कंपनी में बहुत लॉसेस हो रहे होते हैं, आपको लगता है कि आपके इन्वेस्टमेंट सारे डूब रहे हैं, आपके जो शेयर कैपिटल है वो आपको लग रहा है आपको कम करनी पड़ेगी, डिवेंचर्स का आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे, तो इस केस में क्या होता है, जो कंपनी होती है ना, वो अपने शेयर जो कैपिटल होती है उसको कम कर देती है, वो उसको रिड्यूस कर देती है, उसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल। हम ऐसा टॉपिक इसमें पढ़ते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, एडवांस अकाउंट्स में। तो इसमें लिखा है कि एज अ प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कीप इट्स कैपिटल इंटैक्ट।
अब जैसे ऑथराइज कैपिटल होती है, ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है, वो इंटैक्ट रहती है, सब्सक्राइब इंटैक्ट रहती है, मतलब उसमें ज्यादा चेंजेस आते नहीं है. At times, however, it may become necessary for company to bring about reduction in its capital. अब हो सकता है कि कुछ जगह जहां आपको लॉसेस हो रहे हैं वहां आपको चेंज करना पड़ सकता है. Accumulated business losses, assets of reduced or doubtful value like unsound investments proving bad or having paid up capital in excess of requirements of the company or surplus capital which cannot be employed gainfully require corrective measures to be taken to keep the financial health of the company in reasonably well position. अब इसको समझते हैं. एक कंपनी है, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स है उनकी वैल्यू डाउन जा रही है, मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट उन्होंने करा उसकी वैल्यू डाउन चली गई. उनके जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू उन्होंने ओवरस्टेट कर रखी है, डाउटफुल है वो अपने वैल्यू के बारे में, एसेट्स के वैल्यू के बारे में, और उनको लगता है जो उनकी कैपिटल है ना वो उनके रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, मतलब इतनी कैपिटल उन्हें रखनी नहीं चाहिए. जिस हिसाब से कंपनी की कंडीशन चल रही है इतनी कैपिटल नहीं रखनी चाहिए. इस कैपिटल को मोर बेटर वेज में आप यूज कर सकते हो. अगर इसको थोड़ा कम करा जाए तो इन फंड्स को आप कहीं और यूज कर सकते हो. तो ऐसा कंपनी चाहती है. तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को करना पड़ेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेगी कंपनी, वो अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको मार्केट वैल्यू पे रखेगी, अपने जो सारे लॉसेस हैं उनको राइट ऑफ करेगी और कैपिटल को कम करेगी. तो ऐसे सारे चीजें आपके एडवांस अकाउंट्स में अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा. अकॉर्डिंगली द कंपनी में फाइंड इट नेसेसरी टू रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल. सेक्शन 66 डील्स विद द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. फॉर वेरीफाइंग रिडक्शन ऑफ कैपिटल द ऑडिटर नीड्स टू एग्जामिन वेदर द कंपनी हैज फॉलोड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स as required by the section 66 of Companies Act 2013. अब जो कंपनी ने जो भी रिडक्शन करा है, जो भी कैपिटल में चेंजेस कर रहे हैं, वो एज पर जो सारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है उसके बिल्कुल कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के साथ तो करा है. ऑडिटर को यही चेक करना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्या ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा? अब ऑडिटर वेरीफाई करेगा, वेरीफाई दैट द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स हेल्ड टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन was properly convened and the proposal was circularized in advance to all shareholders. मतलब जो मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स है वो जो हेल्ड करी जानी थी स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, वो ढंग से हुई है, उसका जो प्रपोजल है वो सर्कुलराइज हुआ है कि नहीं. अब नेक्स्ट है वेरीफाई द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइजेस रिडक्शन ऑफ कैपिटल. अब एओए जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो ऑथराइज करता है क्या रिडक्शन ऑफ कैपिटल को, या ऑथराइज नहीं करता, ये भी चेक करना होगा. जो कंपनी का एओए है वो ऑथराइज करता है कि नहीं, आर्टिकल्स ऑथराइज करते हैं कि नहीं रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए. अगर वो ऑथराइज नहीं करते तो ये कंपनी कैसे कर रही है. अब नेक्स्ट है एग्जामिन दैट देयर हैज बीन नो डिफॉल्ट विद द रिस्पेक्ट टू repayment of deposits accepted by the company or payment of interest on such deposits. अब इसको समझते हैं. जैसे कंपनी ने जो डिपॉजिट्स रख रखे हैं अपने पास, उन पे जो इंटरेस्ट होता है या उनका जो रीपेमेंट होता है उसमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं है. अगर डिफॉल्ट होगा तो ऑडिटर को ही चेक करना होगा. रिडक्शन ऑफ कैपिटल शैल नॉट बी अफेक्टेड इफ सच डिफॉल्ट्स एग्जिस्ट. अब नेक्स्ट है एग्जामिन द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल confirming the reduction and verify that a copy of order and the minutes have been registered and filed with the registrar of companies. तो जो हमारे ट्रिब्यूनल से कंफर्मेशन आता है वो आ चुका है, और उसकी जो ऑर्डर की जो कॉपी है वो वापस, और मिनट्स है जो मीटिंग के वो रजिस्ट्रार के पास फाइल हो चुके हैं. नेक्स्ट ये चेक करना होगा. और नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो रजिस्ट्रार ने जो सर्टिफिकेट दिया है, चेक द रजिस्ट्रार्स सर्टिफिकेट एज रिगार्ड्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल. वाउच द अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्डेड टू रिड्यूस द कैपिटल एंड टू राइट डाउन द एसेट्स बाय रेफरेंस टू रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ऑल्सो चेक वेदर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द शेड्यूल 3 पार्ट 1 हैव बीन complied with in relation to presentation. अब जैसा उनका अकाउंटिंग पूरा
जर्नल एंट्रीज आप देखोगे जो रिडक्शन ऑफ कैपिटल है वो ढंग से कर रखा है कि नहीं, हम उनका प्रेजेंटेशन देखेंगे शेड्यूल 3 के हिसाब से, तो ये सब चेक करेंगे। नेक्स्ट चीज हम चेक करेंगे कंफर्म वेदर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हैज बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। अब जो रिवैल्यूएशन आपने करा है वो डिस्क्लोज कर दिया आपने ढंग से। नेक्स्ट है the company may reduce the capital by reduction in unpaid capital or cancellation of lost capital or paying of excess paid up capital। अब जो अनपेड कैपिटल है, कैंसिलेशन है, लॉस्ट है, पे ऑफ है, उसका भी अच्छे से देखना पड़ेगा। वेरीफाई द एडजस्टमेंट्स मेड इन मेंबर्स अकाउंट्स इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड कंफर्म that either the paid up account shown on the old share certificates has been altered or new certificates have been issued in the lieu of old and old ones have been cancelled। अब इसको समझने के लिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी कैपिटल्स है सारी, लॉस कैपिटल, पेइंग ऑफ जो भी हैं, इनसे क्या होता है, इनसे चेंज होंगे मेंबर्स, और मेंबर्स का रिकॉर्ड रखते हैं कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ये कंपनीज एक्ट इनको मेंटेन करने के लिए एक पीरियड होता है जिसके लिए मेंटेन परमानेंटली आपको मेंटेन करना होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। और जो मेंबर्स होते हैं उनके पास जाते हैं शेयर सर्टिफिकेट्स। शेयर सर्टिफिकेट्स मतलब उनका नाम लिखा रहता है इसमें, और ऐसा होता है आपके पास इतने इतने शेयर इस कंपनी में हैं। तो ऐसे शेयर सर्टिफिकेट जब मेंबर्स चेंज होते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट्स भी उनके पास पुराने होंगे, और नए अगर मेंबर्स ने अगर अपने शेयर होल्डिंग चेंज करी है, जो भी चेंज करी, तो उनको जल्दी से कंपनी को नए शेयर सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इश्यू करने होते हैं। तो ये सब चेक करना होगा कि जो मेंबर्स हैं उनका जो रजिस्टर है उसमें चेंजेस ड्यूली कर रही है कंपनी, जो ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट्स है उनको न्यू से दे रही है। अब नेक्स्ट है हमारा कंफर्म दैट द वर्ड्स एंड रिड्यूस्ड इफ required by the order of tribunal have been added to name of the company in the balance sheet। अब ये समझते हैं जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सब कुछ रिड्यूस कर देते हैं हम, सारा शेयर कैपिटल जो भी चीजें लॉस में है सारी, मतलब हमारा लॉस राइट ऑफ कर देते हैं। जो अब हम टाइटल डालते हैं ना बैलेंस शीट का, इन द बुक्स ऑफ ABC। अब आप इसमें नीचे लिखोगे बैलेंस शीट, अब इसमें लिखना एंड रिड्यूस्ड, और फिर एज एट जो भी डेट है। तो इसमें एंड रिड्यूस लिखना जरूरी होता है बैलेंस शीट में, टाइटल में। तो ट्रिब्यूनल भी बोल सकता है कि एंड रिड्यूस लिखना होगा आपको, क्योंकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पता तो होना चाहिए कि आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करा, आपने अपना कैपिटल रिडक्शन करा। जो पहली बार देख रहे होंगे उनको तो पता ही नहीं चलेगा, आपकी कंपनी तो अच्छी दिख रही होगी उन्हें। तो ये एंड रिड्यूस लगाना जरूरी हो जाता है अगर ट्रिब्यूनल ने कहा है तो। चेक इफ द कंपनी हैव कंप्लाइड विथ ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज्ड बाय द ट्रिब्यूनल व्हाइल कंफर्मिंग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब जो सारे ट्रिब्यूनल के प्रोविजंस है, सारे टर्म्स है, सारे कंडीशंस है, कंपनी ने कंप्लाई करा है उनके साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरीफाइड दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी हैज बीन सूटेबली ऑल्टर्ड। मतलब अब जब मेमोरेंडम भी ऑल्टर करना होगा तो सूटेबली ऑल्टर हुआ है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66 सबसेक्शन 6, nothing in this section shall apply to buyback of its own securities by the company under section 68. If company has made any buyback of securities, ensure compliance with specific requirements as given in section 68 of Companies Act 2013. If companies have made any buyback of securities, ensure compliance with specific requirement as given under 68 of Companies। मतलब आपने जो बायबैक अगर कंपनी ने करा है तो उसमें एग्जेम्पशन है कि ये जो भी ऊपर हमने डिस्कस करा है कुछ अप्लाई नहीं होगा अगर बायबैक हुआ है तो, और बायबैक हुआ है तो सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होना चाहिए, ये आपको चेक करना होगा। अब हम आ जाते हैं जो डिस्क्लोजर है। अब जो हम शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर करेंगे, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर क्या रहेगा। सबसे पहले इंश्योर वेदर द फॉलोइंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 Companies Act 2013 have been complied with. Share capital for each class of share capital, different classes of preference shares to be treated separately। अब इसमें देखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अब प्रेफरेंस शेयर्स और क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्लासेस ऑफ शेयर्स क्या होते हैं।
तो क्लासेस ऑफ शेयर्स हम ऐसे देख सकते हैं कि आपने कंपनी जो है वो सीरीज में इशू करती है, मतलब वो 1 साल में इशू करेगी, फिर वो गैप लेगी और फिर इशू करेगी। तो हो सकता है ना कि कंपनी ने फॉर एग्जांपल कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 2 लाख ऑफ ईच 10, तो उनकी 20 लाख की शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गई। अब उनके पास 2 लाख शेयर्स हैं, उन्होंने फर्स्ट ईयर में हमारे 1 लाख शेयर्स इशू करे, 1 लाख शेयर्स इशू करे। अब उसमें एक साथ सारे पैसे मंगा लिए एप्लीकेशन के टाइम पे 10 रुपीज। फिर उन्होंने ये करा था 2020 एग्जाम्पल 2020 में। अब 2021 में उन्होंने वापस इशू करे से 10,000 शेयर्स। अब उन्होंने 10,000 शेयर्स इशू करे तो उसमें उन्होंने एप्लीकेशन मंगवाई, उन्होंने मंगवाई 5 रुपीज की। फिर उन्होंने अलॉटमेंट मंगवाया 2 रुपीज का। तो ऐसे वो अलॉटमेंट पे रह गया। फिर 2022 हुआ और उन्होंने वापस 500 शेयर्स इशू कर दिए, तो उसमें एप्लीकेशन हो गई हमारी वापस 5 रुपीज की। तो ऐसे इसमें तो आपके 7 रुपीज हो गए, इसमें 10 हो गए, इसमें 5 हो गए। तो ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन है। 10,000, ये 1 लाख और ये 500 डिफरेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन है कंपेयर्ड टू ईच अदर। तो इनकी जो क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन है ये भी दिखाना होगा आपको। क्लासेस ऑफ शेयर्स हैं, ये आपको दिखाना होगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑथराइज्ड, द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, सब्सक्राइब्ड, फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। मतलब ये जो सारे कैटेगरीज में सब आता है ये सब दिखाना पड़ेगा। पार वैल्यू पर शेयर, जो भी हमारी फेस वैल्यू है वो सब। A reconciliation of number of shares outstanding at the beginning and at the end of reporting period. वही अरियर्स, अगर आपके कॉल्स इन अरियर्स हैं वो आपको दिखाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है द राइट एंड प्रेफरेंसेस, restrictions attaching to the each class of shares including the restriction on distribution of dividends and repayment of capital। अब जो सारे preferences rights हैं shares के लिए वो shares in respect of each class in the company held by its holding company or its ultimate holding company, including shares held by or by subsidiaries or associate of holding company और ultimate holding company, जो भी आपके related companies है, holding company, ultimate holding company, subsidiaries, अगर उन्होंने आपकी कंपनी में shares ले रखे हैं तो वो disclose करने होंगे। नेक्स्ट है shares in company held by each shareholder more than 5%, share specifying the number of shares held। मतलब आपके जो 5% से ज्यादा जो ओन करते हैं, मतलब उनका मिला के 5% है आपके पूरे शेयर कैपिटल का, तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना होगा कि ऐसे कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो एटलीस्ट 5% ओन करते हैं। नेक्स्ट है शेयर्स रिजर्व फॉर इशू अंडर ऑप्शंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, कमिटमेंट्स ऑफ फॉर द सेल ऑफ शेयर्स, डिसइन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग द टर्म्स एंड अमाउंट्स। अब जो भी हमारे सेल ऑफ शेयर्स हैं वो सारा आपने जो ऑप्शंस, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कमिटमेंट्स आपने इशू करे हैं देखे हैं सबसे। अब फॉर पीरियड ऑफ 5 years immediately preceding the date as at which the balance sheet is prepared। अब जो पीरियड ऑफ 5 years है उसमें aggregate number of classes of shares allotted as fully paid up, aggregate number of classes of shares allotted as fully paid up was by way of bonus shares। अब इसमें सबसे पहले पेमेंट रिसीव्ड इन कैश और इसमें नेक्स्ट है बाय वे ऑफ बोनस शेयर, एग्रीगेट नंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर बॉट बैक, बाय बैक, रिसीव्ड इन कैश और बोनस शेयर्स, ये सब आपको डिस्क्लोज करना होगा। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ एनी सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स issued along with earliest date of conversion in descending order starting from the farthest such date। मतलब अब जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं आपको वो भी सारी डिस्क्लोज करनी होंगी और उनकी डेट जो भी है, कॉल्स अनपेड, जो भी कॉल्स अनपेड है आपकी। नेक्स्ट है फॉरफिटेड शेयर्स, कंपनी शैल डिस्क्लोज शेयर होल्डिंग्स ऑफ प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग हम इस सारे फॉर्मेट में कर सकते हैं, जैसे
शेयर्स हेल्ड बाय द प्रमोटर एट द ईयर एंड, मतलब कुछ भी जो भी आपके प्रमोटर्स हैं, से ए फिर बी, तो 500 शेयर्स है हमारे पास प्रमोटर्स के पास, एक के पास 250 है, दूसरे के पास भी 250, तो ऐसा आप अमाउंट भी आप दे दोगे यहाँ पे। तो ऐसे कंपनी को डिस्क्लोजर करना होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें जो अकाउंट्स हैं जो रिलेटेड होते हैं हमारे शेयर कैपिटल से। ये नोट्स टू अकाउंट्स सिर्फ शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। तो हम ऐसे इंडिविजुअल एक एक हेड देखेंगे, जैसे अभी हम शेयर कैपिटल देख रहे हैं, नेक्स्ट हम रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे, फिर हम बोरोइंग देखेंगे। तो ऐसे जो सिंगुलर हेड्स होते हैं बैलेंस शीट के, हम सारे के पर जाएंगे, एक एक करके सबको समझेंगे। तो ये जो नोट्स हैं ये पूरे बैलेंस शीट के नहीं है, सिर्फ शेयर होल्डर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनके लिए। तो सबसे पहले इसमें डिस्क्लोजर्स बता रखे हैं। तो डिस्क्लोजर में क्या होता है, शेयर्स, सबसे पहले आपको क्या डिस्क्लोजर करना है, borrowed funds and share premium. Where company has advanced or loaned invested funds, either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds to any other persons or entities including foreign entities, intermediaries, with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that intermediary shall directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in the manner whatsoever by the behalf of the company ultimate beneficiaries। मतलब आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं अपने पैसे, लोन कर रखे हैं, एडवांस कर रखे हैं टू अ कंपनी, और फिर वो आगे एडवांस करती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड गारंटी ऑन सिक्योरिटी ऑफ और द लाइक टू और ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशरीज, द कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग। अब अगर आपने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कंपनी ने अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उनको क्या क्या डिस्क्लोज करना होगा। नेक्स्ट फर्स्ट है जो भी डेट है आपकी अमाउंट जब आपने इन्वेस्ट करा, जो भी एडवांस करा इंटरमीडियरीज के साथ, कंप्लीट डिटेल देनी होगी उसकी। ऐसा आपको सारे जो डेट्स हैं अलग अलग टाइप की, सब आपको डिस्क्लोज करनी होगी। अब नेक्स्ट है इसमें वेयर द कंपनी हैज रिसीव्ड any fund from persons or entity including foreign entities with understanding, whether recorded in writing or otherwise, the company shall directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the funding party ultimate beneficiaries। प्रोवाइड, अब वही सेम, अगर आपको कहीं से लोन मिला है, एडवांसमेंट मिला है, तो उसमें भी आपको सेम डिस्क्लोजर्स करने होंगे। अब इसमें टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब हम ऐसे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के सारे क्वेश्चंस विथ लेक्चर्स देखते जाएंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले इसमें है अ कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। Occasionally, it also manufactures fabrics tailor-made in accordance with requirements of certain mills from yarn received from these mills. The company raises bills of its labor charges only on mills for converting yarn into fabric. The auditor tries to ensure that the stock of company as at year-end do not include stocks pertaining to these mills, which assertion auditor tries to verify in the above situation. How can he ensure that? अब सबसे पहले इसको एक बार एनालाइज करते हैं। इसमें लिखा है कि एक जो कंपनी है वो इंगेज करती है फैब्रिक्स, यार्न को फैब्रिक्स बनाने में, मतलब वो मैन्युफैक्चर करता है फैब्रिक्स। अब ऐसा कुछ होता है कि जो दूसरे मिल से उनके पास ऑर्डर्स आते हैं टेलर मेड फैब्रिक्स के लिए, मतलब टेलर्स आपको दूसरे मिल्स या दूसरे कोई आपको बोलता है कि ऐसे ऐसे हमें चीज चाहिए, मतलब उनको कस्टमाइज चीजें चाहिए होती है, तो वो उनको अलग से बना के दे देते हैं, वो उनको चार्ज कर लेते हैं। पर ऑडिटर को क्या देखना है, अब इसमें स्पेसिफाई क्या कर रखा है, स्टॉक्स इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज में आप क्या देखोगे, इन्वेंट्रीज में हम देख सकते हैं कंप्लीटनेस। अगर ये जो टेलर मेड फैब्रिक्स हैं बना के उन्हें दे देते हैं, तो ये टेलर मेड फैब्रिक जो ये उन मिल्स को दे रहे हैं वो इनके इन्वेंट्रीज में तो रहेगा नहीं, तो कंप्लीटनेस में तो नहीं आता। नेक्स्ट क्या आ सकता है हमारा, नेक्स्ट हमारा आ सकता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस।
अब हमेशा जो इन्वेंट्रीज है या ऐसी चीजें आ जाती हैं जो मटेरियल है, तो उनमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी आ जाता है, क्योंकि अगर आप ओन करते हो तो आपके पास उसको रखने का राइट होता है या अपने बुक्स में दिखाने का राइट होता है। तो अगर आपके पास राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, तो अगर ये कंपनी जो फैब्रिक है, जो यार्न है, उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करके बेच देती है, दे देती है दूसरे मिल को या कहीं और, तो उसको ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशन तो नहीं है उसको अपने स्टॉक में रखने के। अगर उनके पास कोई इन्वेंट्री रखी भी होगी तो वो उनकी तो नहीं है, वो तो उन्होंने दूसरों के लिए बनाई है, तो वो उनकी मेन सेल्स में भी नहीं आती, तो इसीलिए उसको नहीं दिखाते वो। अब इसमें आंसर में क्या लिखा है? द ऑडिटर इज ट्राइंग टू वेरीफाई असर्शन रिलेटिंग टू rights and obligations. He is verifying that the company owns or controls inventory recorded in the financial statements. Any inventory held by the company on behalf of another entity has not been recognized as part of inventory of the company. This can be achieved by verifying stock records pertaining to goods received from mills, sent back to mills after carrying out necessary operations. Beside agreement with such mills may be verified. मतलब हो सकता है ना कि कंपनी अगर ऐसे सर्विसेज देती है तो उन मिल्स के साथ इनका अग्रीमेंट हो और जो इनके बिल्स हैं उनसे भी वेरीफाई हो जाएगा। तो ये हमारा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमने शेयर कैपिटल देख लिया। अब जो हमारे बैलेंस शीट में नेक्स्ट हेड आता है, ये हेड किस में आता है? वही शेयर होल्डर्स फंड में। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले तो आता है हमारा शेयर कैपिटल, वो हमने पूरा देख लिया है। और नेक्स्ट हम देखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब जो रिजर्व्स हैं वो किस चीज के लिए नहीं यूज होंगे? सबसे पहले टू मीट एनी लाइबिलिटी। अब कुछ सी लाइबिलिटी को मीट करने के लिए नहीं होंगे, कंटिजेंसी को मीट करने के लिए नहीं होंगे, कोई कमिटमेंट या आपके एसेट्स में कोई वैल्यू में कोई कमी आ गई उसमें भी नहीं होंगे, मतलब एसेट्स डी वैल्यू हो गए उसमें भी नहीं होंगे। तो किस में यूज होंगे? जो रिजर्व्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो सकते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स में और कैपिटल रिजर्व में। अब कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है कि कैपिटल रिजर्व जो होता है वो कैपिटल मतलब जो हमारे असेट से रिलेटेड चीजें होती है, रेवेन्यू मतलब जो हमारे डेली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, डेली जो हमारा कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, ऑन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो हम रिजर्व बनाते हैं लाइक जनरल रिजर्व, तो वो रेवेन्यू रिजर्व हो जाता है। अब हम इससे रिलेटेड जो सारे असर्शंस हैं वो देखेंगे। तो रिजर्व्स के कुछ हम एग्जांपल्स दे सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व। तो सबसे पहले जो हम एग्जिस्टेंस देखेंगे अगर रिजर्व की, to establish the existence of reserves and surplus at the period end, as at the period end। तो हम पीरियड एंड पे कैसे रिजर्व्स का जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस मतलब रिजर्व एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, उनका एग्जिस्टेंस कैसे देखेंगे। सबसे पहले ट्रेस एंड टैली द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द रिजर्व्स एंड सरप्लस टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की हैं तो आप उनमें से ओपनिंग बैलेंस देख सकते हो। जैसे जो बैलेंस शीट में आपने देख रखा होगा ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऐसे करके नोट्स में लिखते हैं रिजर्व में, तो ऐसे आपको रिजर्व का मिल सकता है। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। अब रिजर्व का कंप्लीटनेस हम कैसे देख सकते हैं? जैसे रिजर्व में काफी चीजें आ जाती हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो सरप्लस होता है या जो भी लॉस होता है वो भी रिजर्व में होता है। तो हम देखते हैं इसमें, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या बैलेंस हो सकता है। ट्रेस मूवमेंट्स टू सरप्लस डेफिसिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर अंडर ऑडिट। अब जो ईयर आपका ऑडिट में है उसका प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो। द मूवमेंट शुड बी ट्रेस्ड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब चेंजेस इन इक्विटी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है वेरीफाई रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग द रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड, रेजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर्स डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। अब डिविडेंड क्यों इंपॉर्टेंट है हम सरप्लस में देखें, रिजर्व से सरप्लस में, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, कई बार हो सकता है कि कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट्स नहीं होते टू गिव डिविडेंड्स, तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो फ्री रिजर्व्स होते हैं उसमें से और प्रॉफिट में से उनके पास एक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है, फॉर से अगर उनको 8 रुपए का डिविडेंड देना है सारे शेयर होल्डर्स को
इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो 8 रुपए का अगर देना है तो उसमें से आपके पास 5 रुपीज हैं पीएनएल में, पर बाकी के 3 रुपीज कहाँ से लाओगे? तो 3 रुपीज फिर वो रिजर्व से लाते हैं। तो ये रिजर्व्स के बैलेंस में चेंज लाता है। और आपके जो ईयर एंड पे भी जो पीएनएल बनता है, जो भी हमारे ईयर एंड पे भी अगर हम कुछ रिजर्व में डालना चाहे, रिजर्व में ऐड करना चाहे, तो वो भी हो सकता है। तो ऐसे रिजर्व्स में चेंजेस आते हैं तो वो सब हमें ट्रेस करने होंगे। तो डिविडेंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है ना कि फ्री रिजर्व से उन्होंने अपने डिविडेंड का जो शॉर्टेज पड़ रहा हो अमाउंट में, उसमें दिया हो। नेक्स्ट है हमारा एज पर AS4 रिवाइज इन Ind AS 10, if dividends to holders of equity instruments are proposed or declared after the balance sheet date, an entity should not recognize those dividends as liability as at the balance sheet date. It should, however, disclose the amount of dividends that were proposed or declared after balance sheet date, but before the financial statements were approved for issue. अब इसको क्या बोलते हैं? जो डिविडेंड बैलेंस शीट डेट के टाइम या उसके टाइम वो डिक्लेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जो ईयर एंड पे होता है उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। तो उसमें क्या होता है, ये जो डिविडेंड है इसको एज अ लाइबिलिटी आपको नहीं देखना है, आपको बस इसको डिस्क्लोज कर देना है, कंपनी को बस डिस्क्लोज कर देना है इसको नोट्स में। तो इसका डिस्क्लोजर देखना होगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम भी एक रिजर्व है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ से आता है? इशू से। तो अगर इशू हुआ है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे आएगी ये देखेंगे। इट नीड्स टू बी कंफर्म्ड दैट द कंपनी हैज इशूड शेयर इन एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉर द सेम एंड द ऑडिटर शुड ऑब्टेन एंड वेरीफाई द resolution passed by the board of directors. The utilization of securities premium account could be done only for limited purposes. Auditor needs to ensure the same. Section 52 of Companies Act 2013. मतलब वही अगर आपने इशू करा है अबव वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 फेस वैल्यू आपने 12 पे इशू करा है तो ये जो 2 रुपीज हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाते हैं। तो ऐसे देखेंगे अगर 10 में इशू करा है, अगर 12 में इशू करा है तभी तो ये 2 पे जाएंगे। अगर 10 में इशू करा होता तो कहाँ से लाओगे सिक्योरिटीज प्रीमियम? कहाँ से लाएगी कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम? आपने अपनी मार्केट वैल्यू पे या अपने जो फेस वैल्यू पे है उससे हायर तो इशू करा नहीं है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ से आ रहा है? तो ये सब चेक करना होगा। अब डिस्क्लोजर से रिलेटेड देखते हैं हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या डिस्क्लोजर्स हो सकते हैं। सबसे पहले हमें प्रेजेंटेशन। अब सबसे पहले डिस्क्लोजर क्या है? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व्स, ऐसे सब चीजें चेक करनी होंगी। जो भी सरप्लस होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस, जो भी अगर डेबिट है क्रेडिट है दोनों इसमें आते हैं। नेक्स्ट है जो रिजर्व स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेड बाय इनमार्क्ड इन्वेस्टमेंट शुड बी टर्म्ड एज फंड। अगर कुछ स्पेशल इन्वेस्टमेंट है आप में, स्पेशली जो कुछ चीजों के लिए होता है तो उसमें फंड। नेक्स्ट है डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शोन एज नेगेटिव फिगर अंडर द हेड सरप्लस। अब जो डेबिट बैलेंस होगा वो नेगेटिव फिगर में दिखाया जाएगा, पर वो सरप्लस में ही दिखाया जाएगा। द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आफ्टर एडजस्टिंग द नेगेटिव बैलेंस ऑफ सरप्लस इफ एनी shall be shown under reserves and surplus if resulting figure is in negative। मतलब नेगेटिव में है तो भी दिखाना होगा, मतलब हम पूरा करेंगे ना उसको एडजस्ट। जैसे आपका ये सरप्लस में आ गया, फिर आपको पूरा जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में एग्रीगेट जो आ रहा होगा, आपके सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस जो भी आपने बना रखे हैं, जो एग्रीगेट आ रहा होगा, चाहे वो नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही दिखाना है। तो इससे हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस पूरा कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में बोरोइंग्स के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करने का, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उस पर सारे हमारे अपडेट्स आ जाते हैं, ये नोट्स उस पर आ जाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए।